जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यह घटना चक्र का बुक है और इसमें फ्रेंड्स यह 2024 का यानी कि न्यू एडिशन यह बुक है। ठीक है, ये देखिए संशोधित एवं परिमार्जित एवं नवीनतम संस्करण यह बुक। इसमें हम लोग साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें किसको किसको लाभ होगा तो बीपीएससी वाले को लाभ होगा, फिर उसके बाद है बीएसएससी। ठीक है, बीएसएससी और उसके बाद दरोगा। ठीक है, बिहार दरोगा। ठीक है, बिहार दरोगा का इसमें लाभ होने वाला है। तो सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे साइंस का। तो चलिए विस्तार पूर्वक समझते हैं इसको आगे की ओर। और यह न्यू एडिशन है और देखिए साइंस जो है कहीं भी आप लोग को कोई भी एग्जाम के लिए यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये ना समझिए कि बीपीएससी के लिए वैसी कोई बात नहीं है। तो हम लोग इसको आज साइंस यानी विज्ञान को स्टार्ट करेंगे और भौतिक शास्त्र से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और सभी जितना भी इसमें साइंस का क्वेश्चन सभी है, सभी एकदम विस्तार पूर्वक हम लोग समझते चलेंगे, क्योंकि कोई भी एग्जाम में यह क्वेश्चन आप लोग को साइंस का है तो आएगा ही। और साइंस का जानते हैं कि आप लोग का वेटेज क्या रहता है एग्जाम में। तो चलिए विस्तार पूर्वक हम लोग समझते हैं आगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं मात्रक से स्टार्ट है, भौतिक शास्त्र का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एंगस्ट्रम है। ठीक है, एंगस्ट्रम इकाई किसका है तो एंगस्ट्रम हो जाएगा, यह तरंग दैर्घ्य का हो जाएगा। और विस्तार पूर्वक जो भी इसमें डिटेल्स दिया रहेगा सभी के साथ हम लोग आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसका आंसर आपको एंगस्ट्रम था। ठीक है, और देखिए तरंगदैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रम में किया जाता है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य का माप जो किया जाता है एंगस्ट्रम में किया जाता है और एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। और एंगस्ट्रम का यहाँ पे प्रतीक हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे यह प्रतीक हो जाएगा। ठीक है, यह एंगस्ट्रम का है। चलिए आगे देखते हैं 2 नंबर प्रश्नों को, सभी को देखते चलिए और फिर से एक बार आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल में पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आगे यहाँ देखते हैं कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है तो यह दूरी को हो जाएगा। ऑप्शन आपको यहाँ पे सी सही है। और देखिए प्रकाश जो है यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है, लाइट ईयर्स कहता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है तो 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। तो ये सभी को समझते चलिए। चलिए आगे यहाँ देखते हैं कि प्रकाश वर्ष इकाई है तो प्रकाश वर्ष दूरी का हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसको यह रिपीट होगा, इसलिए रिपीट होते जाएगा तो याद भी होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा यह दूरी का है। ऐसे तो ये क्वेश्चन इजी ही है, लेकिन आगे इसमें क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है मिलते चलेगा। आगे यहाँ देखते हैं प्रकाश वर्ष का संबंध है तो प्रकाश वर्ष का संबंध हो जाएगा दूरी से हो जाएगा। और प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मापक है, जिसका प्रयोग तारों और ग्रहों के बीच की दूरी का आकलन करने के लिए किया जाता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है क्या तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी, यही प्रकाश वर्ष हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। इसमें मूल भौतिक राशि कौन है वह देखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा, इसका मूल भौतिक राशि हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें। और यह देखिए कि 2020 में पूछा गया है और बीपीएससी प्री में। यहाँ देखिए समझ लेते हैं कि कौन कौन इसका मूल भौतिक राशि है। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की परिमाप, यह 7 प्रकार के मूल्य यहाँ भौतिक राशियाँ हैं। ठीक है, कौन कौन हो जाएगा लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की परिमाप, यह 7 जो है मूल भौतिक राशियाँ हैं। ठीक है, मूल भौतिक राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र है तथा इसमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको बदला नहीं जा सकता है। चलिए आगे हम देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि दाब की इकाई क्या है। तो दाब की इकाई क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे एक हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, इसका हो जाएगा दाब का इकाई हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे इसको विस्तार देख लेते हैं कि किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल दाब, यानी जो बल लगता है उसको दाब कहते हैं। और दाब एक अदिश राशि है। दाब जो है क्या है तो यह अदिश राशि हो जाएगा। और दाब का मात्रक क्या हो जाएगा तो दाब का मात्रक न्यूटन वर्ग मीटर हो जाएगा, न्यूटन वर्ग मीटर हो जाएगा। अगर दाब का यहाँ पे पूछे आपसे कि दाब का इकाई क्या है या मात्रक क्या है तो यह पास्कल हो जाएगा। ठीक है, पास्कल हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं।
आगे यहाँ पे देखते हैं कि दाब का मात्रक है, ठीक है। तो दाब का मात्रक यहाँ पे हम लोग आगे देखें कि क्या था। तो आगे क्या देखे थे हम लोग कि न्यूटन, ठीक है, न्यूटन था प्रति वर्ग मीटर था, ठीक है, मीटर। लेकिन इसमें कोई ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। अदिश राशि इसमें से कौन हो जाएगा, दाब जो है अदिश राशि, बाकी बल, वेग और त्वरण जो है ये सभी यह सदिश राशि है, अदिश राशि यह हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका आगे विस्तार पूर्वक समझते हैं। जैसे वे राशियाँ जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है वह सदिश राशि कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे बल हो गया, वेग हो गया, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि ये सभी जो है ये क्या हो जाएगा, यह सदिश राशि हो जाएगा। और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण, ठीक है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए आयतन हो जाएगा, दाब हो जाएगा, चाल हो जाएगा और दूरी। यह जो आपको चार दिख रहा है यह क्या है, तो यह हो जाएगा आपको अदिश राशि हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, वेग, ये संवेग, यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा सभी सदिश राशि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। और यह 9 नंबर प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, ठीक है। तो देखिए सदिश राशि इसमें से कौन हो जाएगा, वेग तो है सदिश राशि, विस्थापन भी सदिश राशि है, यहाँ पे बल अधूर्ण भी हो जाएगा, बाकी यहाँ पे जो है गति जो है यह अदिश राशि है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, ठीक है। मात्रक किसका नहीं है, तो देखिए यहाँ पे विकृति का मात्रक नहीं है, विकृति का मात्रक नहीं है, विकृति का मात्रक नहीं है। बाकी यहाँ प्रतिबल और बल और दाब का मात्रक हो जाए। जैसे देखिए यहाँ आगे देख लेते हैं कि वो किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक क्या है, तो विकृति एक बीमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है कि विकृति का कोई यहाँ पे राशि नहीं है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे कि 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा कि 1/1000 यहाँ पे मिमी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आपको सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। देखिए सदिश यहाँ पे वेग हो जाएगा, सदिश है, विस्थापन सदिश है और बल भी सदिश है, लेकिन आयतन जो है यह क्या है, तो यह अदिश राशि हो जाएगा। यहाँ देखिए आगे देख लेते हैं कि सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती है जो परिणाम के साथ साथ दिशा भी बदलती है, जैसे विस्थापन, वेग, बल, यह सभी जो है का सदिश राशि हो जाएगा। अदिश राशि वह राशियाँ हैं जो केवल परिणाम बदलती है, ठीक है, और दिशा नहीं होता है इसमें। तो यह जैसे कि आयतन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन हो जाएगा मापक यंत्र एवं पैमाने से यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे आर्द्रता, देखिए आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है। पहला बात तो समझिए कि आर्द्रता के बारे में हम समझते हैं कि यह हाइग्रोमीटर से, क्या हाइग्रोमीटर से ऐसे कहते हैं हम लोग कि ग्रो, यानी कि ग्रो पेड़ पौधे जैसे हम लोग रोपते हैं, चाहे फसल को एक रोप दिए या उसको हम लोग बोते हैं, तो उसको कहते हैं कि ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है। यह जो है बढ़ नहीं रहा है, बढ़ना मतलब ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ग्रो नहीं कर रहा है या कर रहा है, तो ग्रो कब करेगा, जब उसको सब्सिडी मिलता है तब ना ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग याद करेंगे इसको, हाई ग्रो कब करेगा, तो आर्द्रता रहेगा, नमी रहेगा तब करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से याद करेंगे कि हाई ग्रो जब भी देखिएगा, हाई ग्रो कब करेगा, जब उसमें आर्द्रता रहेगा, नमी रहेगा तब करेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा आर्द्रता, जो हो जाएगा आर्द्रता कब रहेगा, हाई ग्रो रहेगा, यानी ग्रो होगा, नमी रहेगा तब ना होगा। तो यहाँ पे याद रखना है ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। हाइग्रो जो हो जाएगा आर्द्रता से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। आर्द्रता नापने वाला जो यंत्र हो जाएगा यह हाइग्रोमीटर हो जाएगा। आगे इसी में समझ लेते हैं। और जो है जैसे यहाँ पे तो हाइग्रोमीटर हो जाएगा, तो ये हाइग्रोमीटर क्या है, वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता नापा जाता है। और हाइड्रो, देखिए यहाँ पे हाइड्रो है, ठीक है। हाइड्रो तो यह क्या है, जल की तुलनात्मक घनत्व मापा जाता है इसको से, हाइड्रो से, ठीक है। हाइड्रो से क्या मापा जाता है, तो यह आपको यह जो मापा जाता है कि जल की तुलनात्मक घनत्व मापा जाएगा, चाहे द्रव्यों की घनत्व मापा जाएगा। लैक्टोमीटर था यहाँ पे, तो लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता नापा जाता है, यह भी समझते हैं आप लोग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं सोनार है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि 2 नंबर में है कि सोनार है, सोनार को किस यहाँ पे देखिए कि तकनीकी से उपयोग किया जाता है, ठीक है, किस तकनीक में। तो यहाँ पे देखिए कि हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा कि माइक्रोवेव, ठीक है, माइक्रोवेव उपयोग किया जाता है। सोनार में तकनीकी में माइक्रोवेव का उपयोग किया जाता है। और सोनार का अगर फुल फॉर्म पूछ दे तो क्या होगा, तो देखिए सोनार का फुल फॉर्म होता है कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सोनार का। और आगे यहाँ पे देखते हैं कि एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग महासागरों के अन्वेषण तथा मानचित्रण में किया जाता है और इस तकनीक में अल्ट्रासोनिक तरंगे का उपयोग किया जाता है। यही क्वेश्चन पूछा भी गया था एक बार बिहार पुलिस में, इस बार भी, ठीक है, उसमें प्रयोग किया जाता है तो अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग होती है और इस तरंग की अगर आवृत्ति की बात किया जाए तो 20 किलो हर्ट्ज जो होता है, ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होता है इसकी आवृत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि 1 किलो मीटर दूरी का तात्पर्य है, यानी 1 किलोमीटर में दूरी कितना होगा, तो 1000 मीटर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सभी इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है, ठीक है, तो 1 पिकोग्राम बराबर होता है कि 10 के पावर माइनस 12 ग्राम होता है 1 पिकोग्राम बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें से सही सुमेलित कौन नहीं है, तो इसका सही सुमेलित कौन नहीं हो जाएगा, इसका देखिए कि जो डी में दे दिया गया है गैल्वेनोमीटर, यह सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध जो है यह ओम से मापा जाता है, ठीक है, ओम से मापा जाता है विद्युत प्रतिरोध, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे यह सही नहीं है। जैसे कि देखिए कि वोल्ट मीटर जो है विभवांतर, यह सही है। यहाँ ये मीटर जो है यहाँ पे विद्युत धारा संबंधित है। पोटेंशियोमीटर जो हो जाए विद्युत वाहक बल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है यह जो हो जाएगा गलत है, ठीक है। पर यह जो विद्युत प्रतिरोध हो जाएगा, यह जो है विद्युत प्रतिरोध का मापन किया जाता है ओम मीटर से, ठीक है, विद्युत प्रतिरोध का मापन किया जाता है ओम मीटर से किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग एक छोटी विद्युत धारा को डिटेक्ट करने के लिए, यानी गैल्वेनोमीटर का प्रयोग जो किया जाता है छोटी विद्युत धारा को डिटेक्ट करने हेतु किया जाता है। बाकी यहाँ प्रतिरोध का जो होता है इसका मापन करने वाला यहाँ पे ओम मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 6 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है, तो इसका सही ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाए। जैसे विद्युत मोटर, यहाँ पे देखिए विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा सही है। यहाँ पे देखिए सुरक्षा फ्यूज जो है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ये भी सही है। और विद्युत जनरेटर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है, ये भी सही है, इसलिए यहाँ पे डी यानी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं ऑडियोमीटर, ठीक है, ऑडियोमीटर का क्या नापता है। देखिए हम लोग कहते हैं कि ऑडियो सुन रहे हैं यानी गाना सुन रहे हैं, तो गाना में क्या रहता है, ध्वनि रहता है, तो इसलिए ऑडियो सुन रहे हैं, ऑडियो मीन्स ध्वनि, ध्वनि सुन रहे हैं, ठीक है, तो ध्वनि की तीव्रता हो जाएगा यहाँ पे। ऑडियो मीटर क्या नापता है, तो ध्वनि की तीव्रता मापता है। अगर यहीं देखिए कि ऑडियो मीटर तो हो गया ध्वनि की तीव्रता, अगर यहाँ पे स्टेथोस्कोप जो दिया गया है या हृदय गति को नापने के लिए, हृदय गति को नापने के लिए स्टेथोस्कोप कहते हैं प्रयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप को हम लोग अगर यहाँ पे समझें, जैसे डॉक्टर लोग जो आला का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इस तरह का जो आला देखे होंगे, इस तरह का जो आला, यही हो जाएगा आपको कि यह डॉक्टर जो प्रयोग करता है यही स्टेथोस्कोप होता है, ठीक है, और इससे हृदय गति को मापा जाता है। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है और अल्टीमीटर से ऊंचाई नापा जाता है, ठीक है, अल्टीमीटर से ऊंचाई नापा जाता है। हम लोग कह सकते हैं कि यह अल्टर नाप दिया है, ठीक है, अल्टर नाप दिया है, ऊंचाई कुछ ऊंचाई सीधा जाना था लेकिन इधर से इधर टेढ़ करके नाप दिया, ऐसे करके कह सकते हैं अल्टर नाप दिया यानी अल्टीमीटर, ठीक है, अल्टीमीटर का प्रयोग जो है ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि घड़ी में समय मापा जाता है, तो यह देखिए ऑप्शन 1 हो जाएगा क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि 1 जिप्टो बराबर होता है, तो 1 जिप्टो बराबर हो जाएगा 10 के पावर माइनस 21 होता है, 1 जिप्टो बराबर 10 के पावर माइनस 21 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि पेंडुलम घड़ी की समय अवधि जो होता है यानी दोलन काल जो होता है कितना होता है, 2 सेकंड का होता है। देखिए घड़ी देखे होंगे इस तरह से, उसमें एक झूला झूलते रहता है, वह देखिए कभी इधर से घूम यहाँ तक आएगा, कभी यहाँ आएगा, ठीक है, तो यह जो बीच की जो दूरी होता है यही जैसे से घूमते रहता है, डोलते रहता है, इसका 2 मिनट का होता है, ठीक है, 2 मिनट का, तो सॉरी 2 सेकंड का, ठीक है, 2 सेकंड का इसका समय अवधि होता है, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछे तो इसको याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि पेंडुलम घड़ी की समय अवधि यानी दोलन काल 2 सेकंड की होती है और पेंडुलम एक निश्चित बिंदु से लटकते हुए पिंड को कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से यह आगे और पीछे की ओर दोलन करते रहता है। चलिए अब यांत्रिक से संबंधित यानी यांत्रिकी से संबंधित प्रश्न होगा और यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन न्यूटन के गति के नियम का उपयोग करता है। तो देखिए यहाँ पे न्यूटन की गति के नियम का उपयोग कौन करता है, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा एक। फ्रेंड्स इसको कमेंट आप लोग कीजिएगा, ठीक है, कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा इसके बारे में। यहाँ पे तीरंदाजी दे रहा है, लेकिन यहाँ पे न्यूटन के गति के तीसरे नियम की बात किया गया है। तो यहाँ पे क्या होता है न्यूटन के तीसरे गति का नियम, यहाँ पे होता है कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम को है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया होता है, उसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन का तीसरा नियम। तीरंदाजी में न्यूटन की गति के इस तीसरे नियम का उपयोग होता है। हमें नहीं लगता है कि तीरंदाजी में तीसरे गति का नियम लगता है। रॉकेट, यहाँ पे अंतरिक्ष रॉकेट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसमें आंसर आपको एक दे रहा है, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसका सही आंसर है या नहीं है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं। 2 नंबर में है कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था। तो गैलीलियो के द्वारा परिभाषित किया गया था, ठीक है, गैलीलियो के द्वारा। गैलीलियो ने ही सर्वप्रथम एक समान रेखीय गति को परिभाषित किया था और इसके अनुसार गति इकाई समय में तय की गई दूरी को गति कहा जाता है, स्पीड कहा जाता है। तत्पश्चात न्यूटन ने पिंडों एवं वस्तुओं की गति का वर्णन करने के लिए गति के नियम प्रतिपादित किया था। आगे यहाँ देख सकते हैं बल गुणांक है। तो बल गुणांक किसका है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणांक होता है, बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 4 नंबर में है कि त्वरण ज्ञात करने के सही सूत्र क्या है। तो त्वरण का सही सूत्र हो जाएगा ये बराबर v माइनस यू बाई टी हो जाएगा। यह सूत्र हो जाएगा त्वरण के लिए। ये सब याद रखने की बात है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। तो वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत हो जाएगा यह अपकेंद्रण हो जाएगा, ठीक है, अपकेंद्रण हो जाएगा। ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे इसके बारे में और समझ लेते हैं कि वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है और वह जो है प्रक्रिया बल यानी प्रतिक्रिया बल जो परिणाम में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होता है। अर्थात क्या हो जाएगा कि केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है, ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर होता है, अपकेंद्रण बल कहलाता है। कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि जो है अपकेंद्रीय बल पर सिद्धांत पर काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो यहाँ देखिए सही हो जाएगा कि द्रव्यमान, ठीक है, यानी पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होगा, तो द्रव्यमान होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है कि बॉल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा कि रोलिंग घर्षण के लिए। ऑप्शन 1 हो जाएगा रोलिंग घर्षण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं कि बॉल बेरिंग छोटी गेंदनुमा यानी गोलाकार संरचना होता है और एक गेंद में संपर्क की सतह सिर्फ एक बिंदु होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत कम रोलिंग घर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे है कि 8 नंबर के फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाए कि संवेग परिवर्तन की दर को कम कर देता है। यहाँ पे इसको विस्तार पूर्वक और समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि अपने हाथ को पीछे की ओर खींचकर गोलकीपर गेंद को पकड़ने का समय जो है उसको बढ़ा देता है और समय बढ़ाकर वह इस गेंद पर लगने वाला जो बल होता है बल को कम कर देता है। संवेग परिवर्तन की दर को क्या करता है कि कम कर देता है। इसी प्रकार जब देखें क्रिकेट खेलते समय जब बॉल फेंका जाता है तो खिलाड़ी जो है कैच पकड़ते समय हाथ जो है पीछे की ओर खींचता है। उसी प्रकार जो है बल या संवेग के परिवर्तन को दर को जो कम किया जाता है, इससे भी चोट नहीं लगता है, कम चोट लगने की संभावना होती है। आगे देखते हैं केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेवार है। केंद्राभिमुखी बल का मतलब हो गया क्या, तो इसका मतलब हो गया
पहले इसका आंसर समझ लेते हैं कि यह जो है वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना है, ठीक है, यह केंद्राभिमुखी बल होता है। और यहाँ पे इसको समझ लीजिए कि यह केंद्राभिमुखी बल जो होता है यह होता है क्या, तो अभिकेंद्रीय बल होता है, ठीक है, यह जो होता है अभिकेंद्रीय बल ही होता है केंद्राभिमुखी बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। देखिए निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ये है, यानी कि गतिज ऊर्जा से यहाँ पे ऊष्मा ऊर्जा में, ठीक है, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा हो जाएगा। इसका विस्तार और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि घर्षण बल स्थिर स्थिति के साथ साथ गतिमान स्थिति में भी लागू होता है और घर्षण से संबंधित गुणांक को स्थैतिक गुणांक और गतिशील गुणांक कहा जाता है, जबकि स्थिर स्थिति में कोई विस्थापन नहीं होता है, अर्थात कोई कार्य नहीं किया जाता है और कोई ऊर्जा रूपांतरण नहीं होता है। यदि गतिशील स्थिति में घर्षण बल के विरुद्ध गति होती है, जिससे ऊष्मा के माध्यम से ऊर्जा की हानि होती है, और दूसरे शब्दों में गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में है कि एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं की ओर तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री, तो बस में जो बैठल यात्री रहेगा वो बाईं की ओर झुकेंगे, ठीक है, जब दाईं की ओर तेज़ी से घूमेगा तो यात्री जो है इधर की ओर बाएं की ओर मुड़े मतलब कि झुक जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 12 का है कि एक क्षैतिज वृत्त में स्थित चाल के घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा। ये कह रहा है कि एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका कि गतिज ऊर्जा इसमें स्थिर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 13 नंबर में हो जाएगा कि अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। देखिए यहाँ पे अपेक्षिकता का जो सिद्धांत है यह प्रस्तुत किया है अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा प्रस्तुत किया गया, ठीक है, आइंस्टीन के द्वारा याद रखना है। और यही आइंस्टीन जो थे यही दिए थे A = mc² का सूत्र दिए थे, ठीक है। तो अपेक्षिकता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रस्तुत किया था और यह सिद्धांत के अनुसार E = mc², जहाँ E ऊर्जा है और m द्रव्यमान है और c प्रकाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 14 नंबर में है कि यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा, तो यह ऑप्शन 1 हो जाएगा कि जूल में। ऐसे भी कार्य का जो यहाँ पे मात्रक हो जाएगा जूल ही है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब देखिए गुरुत्व के अधीन गति है, ठीक है, गुरुत्व के अधीन गति है, तो फ्रेंड्स इसको हम लोग आगे देखेंगे। अब जो इसके बाद आप लोग को क्लास होगा उसमें देखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग को यह वीडियो एक बार अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना है आप लोग इसको कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर कंटिन्यू कहते हैं तो सभी जितना इसमें दिया गया है साइंस का या आर्ट्स का सभी को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, तो आपको बहुत ही मजबूती मिल जाएगा, ठीक है, इसको कंप्लीट हो जाने से इस बुक को। तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा और एक बार शेयर और लाइक कीजिएगा भी ज़रूर।